हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्लस माइनस ई स्टडी। मैं हूं आपका दोस्त संदीप और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बर्निंग इशू के ऊपर। ये बर्निंग इशू है चाइना और जो शेष दुनिया है उनके बीच जो आजकल डिस्प्यूट या विवाद चल रहे हैं उसके ऊपर, खासकर जो आजकल इंडो चाइना बॉर्डर के ऊपर चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच। तो इससे पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, सपोर्ट करें। और जो भी हमारे सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इंडिया और चाइना के रिलेशंस की, जो आए दिन बिगड़ते जा रहे हैं और चाइना के तरफ से हमेशा ही कुछ ना कुछ विवाद होते आ रहा है। उनके जो ट्रूप्स हैं हमेशा जो सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं और बार बार एलएसी क्रॉस करके इंडियन बॉर्डर में जो है अपनी मूवमेंट दिखा रहे हैं। तो जानते हैं जो अभी कल गलवान वैली में हुआ। तो गलवान वैली में क्या हुआ था, कुछ दिनों पहले ही जो चाइनीज़ सोल्जर्स ने अपने कैंप बना के रखे रहे थे एलएसी के इस पार इंडियन जो रीजन है उसमें। तो उसके बाद जो है इंडियन सोल्जर्स और चाइनीज़ सोल्जर के बीच झड़प हुई थी। इस झड़प के बाद जो है ऑफिसर लेवल पर एक बातचीत हुई थी जिसमें यह तय किया गया था कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके अंदर जितने भी ट्रूप्स हो है, चाहे वो इंडिया के हो चाहे चाइना के, वो वापस पीछे हट जाएंगे और जो है इन नियमों का पालन करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ था कि जो इंडियन सोल्जर्स है वो तो हट गए थे, पर चाइनीज सोल्जर्स ने कैंप अपने वहाँ पर बना के रखे थे, वो पीछे हटे नहीं थे। तो इंडिया की तरफ से एक टीम भेजी गई जिसको हेड कर रहे थे कर्नल संतोष बाबू। उनकी टीम को भेजा गया कि देखिए जाके कि वहाँ टेंट हटे हैं, जो चाइनीज़ ट्रूप हटे हैं या नहीं। तो उन्हें भेजा गया था। तो चाइनीज़ ट्रूप क्या है, पहले से रेडी थे अटैक के लिए। तो जैसे ही कर्नल की टीम पहुंची तो उन्होंने उनकी तरफ से अटैक करना स्टार्ट किया। तो जो कर्नल की टीम थी उन्होंने बैक सपोर्ट मांगा। उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे जो है सोल्जर्स जमा हो गए चाइना की तरफ से भी और इंडिया की तरफ से ही, और झड़प चालू हो गई। जिसमें आज की मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 20 जो इंडियन जवान हैं वो शहीद हो गए और लगभग 135 घायल हैं। और जो ये कैजुअलिटी हुई है ये दोनों तरफ हुई है, चाइना की तरफ भी हुई है, इंडिया की तरफ भी हुई है। पर इंडिया में ये ओपन कर दिया गया है, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो इसको ओपन नहीं कर रही है। अगर हम वहाँ के जो ग्लोबल न्यूज़पेपर है जिसका नाम ग्लोबल टाइम्स है उसके अकॉर्डिंग देखें तो वहाँ पर चाइना में सिर्फ 5 कैजुअलिटी हुई है। और जैसा कि सभी जानते हैं जो ग्लोबल टाइम्स न्यूज़पेपर है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट का ही एक जो स्पॉन्सर्ड न्यूज़पेपर है। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट जो चाहेगी वही उसमें छपेगा, तो हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। एक दूसरी मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो चाइना में 43 कैजुअलिटीज़ हुई है। तो जाहिर सी बात है कि चाइना में इतनी सारी कैजुअलिटी हुई है तो चाइना ओपन नहीं होने देगा, क्योंकि उसके कारण जो है वहाँ का इंटरनल पब्लिक का प्रेशर, गुस्सा जो है वो और बढ़ जाएगा। पहले से जो कोरोना की वजह से जो वहाँ पर मौतें हुई है और जो भी वहाँ का चाइना का हाल हुआ है उसके कारण पब्लिक वहाँ से पहले ही बहुत ही गुस्से में है। और जो अभी फिर से कोविड-19 का दूसरा अटैक हुआ है बीजिंग में, जिसके कारण माना जा रहा है कि बहुत सारी मौतें हो चुकी है, पर उसको भी चाइना भी बाहर नहीं आने दे रहा है। तो ये चाइना की पॉलिसी रही है, जो भी नेगेटिव न्यूज़ होती है उसको ये बाहर नहीं आने देता है। जैसा कि एक एग्जांपल हमारे पास और है, जो 1962 में इंडो चाइना वार हुई थी, उस समय इंडिया ने जो है क्लियर डेटा दिए थे कि कितनी कैजुअलिटी हुई है, पर चाइना की तरफ से कोई भी एक्चुअल डेटा नहीं दिया गया था जिस पर भरोसा किया जा सके। अब चाइना समझ गया है कि इंडिया पर अगर अटैक हुआ तो इंडिया जवाब देने में सक्षम है, जवाबी कार्रवाई अच्छे से होगी। जैसा कि अभी गलवान वैली में हुआ, वहाँ पर इंडियन ट्रूप्स भी तैयार थे और उन्होंने कड़ी कार्रवाई की है चाइनीज़ ट्रूप्स के खिलाफ। तो आइए हम नज़र डालते हैं इन्हीं विवादों के ऊपर जो इंडिया के साथ और दूसरे देशों के साथ चाइना का रहा है। सबसे पहले जो इंडिया की बॉर्डर पर कहाँ कहाँ चाइना का विवाद है वो देखें। तो इंडिया और चाइना की जो
बॉर्डर है, बाउंड्री, वो लगभग 3488 किलोमीटर की बॉर्डर लगती है। ठीक है, जो है 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो ये बॉर्डर लगती है हमारी चाइना के साथ, जो 3 सेक्टर में डिवाइडेड है। पहली है वेस्टर्न सेक्टर, जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख सेक्टर में आता है, तो इस रीजन को हम वेस्टर्न सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है मिडिल सेक्टर। मिडिल सेक्टर जो है वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के सेक्टर को कहा जाता है, जो इस रीजन को मिडिल सेक्टर में बांट सकते हैं। और तीसरा होता है ईस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर जो है वो सिक्किम और अरुणाचल के एरिया को कवर करता है। यहाँ पर सिक्किम है और ये अरुणाचल का पूरा एरिया, तो ये एरिया कवर करता है ईस्टर्न जो कमांड है वो। तो ये जितना भी एरिया है उस एरिया में कभी ना कभी कहीं ना कहीं से चाइना जो है वो कुछ ना कुछ डिस्प्यूट करते ही रहता है, अपने ट्रूप्स की मूवमेंट करते ही रहता है। जो एरिया बच गया यहाँ पर, ये नेपाल वाला एरिया, तो नेपाल वाले एरिया में भी ये डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली अभी जो नेपाल और इंडिया की कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी तो उसमें इनडायरेक्टली चाइना का ही हाथ था, तो चाइना वहाँ से भी इनडायरेक्टली प्रेशर बना रहा है। और इंडिया और चाइना के बीच में लगभग 61 साल से ये सीमा का विवाद चल रहा है, जिस पर अभी भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, ना चाइना की तरफ से ना इंडिया की तरफ से। इंडिया की तरफ से कोशिश तो की गई है पर चाइना कभी भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं दिखता है। वर्ल्ड के साथ हम देखिए अगर चाइना के रिलेशन, तो वो भी कुछ खासे अच्छे नहीं है। स्पेशली जो साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी में जो चाइना है वो अपनी धाक जमाने की काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा है और इससे लगभग सभी देश परेशान हैं। तो साउथ चाइना सी में अगर हम देखें तो वहाँ पर जो वियतनाम, इंडोनेशिया, ताइवान, हांगकांग, इन जैसे देशों पर भी जो है चाइना ने प्रेशर बना के रखा है। वहाँ पर जो आइलैंड्स वगैरह है और जो उनके एरियाज़ हैं उन पर भी चाइना अपना हक जता रहा है। तो ये अगर देखा जाए तो साउथ चाइना सी रीजन में हो जाए या फिर इंडियन रीजन में हो जाए, तो सभी जगह पर चाइना कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट अभी कर ही रहा है। इस रीजन में अभी सबसे बड़ा मुद्दा है हांगकांग का। चाइना हांगकांग में NSA बिल लाने वाली है। इसके बाद हांगकांग की जितनी भी फ्रीडम थी, जितनी भी सुविधाएं थी, वो ख़त्म हो जाएगी और वहाँ पर चाइना का पूरा अधिकार हो जाएगा। अभी कुछ महीनों पहले ही एक कॉन्फ्लिक्ट और देखा गया था, जो पैंगोंग लेक है लद्दाख की, उसके ऊपर जो पैंगोंग लेक है उसकी लोकेशन है तिब्बत और लद्दाख के बीच में। तो ये है पैंगोंग लेक रीजन। तो पैंगोंग लेक में कुछ फिंगर एरिया मार्क किए गए हैं, जो 1 से लेकर 8 तक इनकी मार्किंग की गई है। तो ये फिंगर एरिया क्या होते हैं? फिंगर एरिया जो होते हैं सिक्योरिटी की नज़र से हम अगर देखें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्या हुआ था 1962 की वॉर में जो इन्हीं फिंगर एरिया को चाइना ने टारगेट किया था और इंडिया पर अटैक किया था। ठीक है, तो इसमें क्या है, फिंगर एरिया में मेन डिस्प्यूट ये है कि जो इंडिया क्लेम करता है फिंगर एरिया 1 टू फिंगर एरिया 8 तक के जो हिस्सा है, जो एरिया है वो इंडिया का है, जबकि चाइना क्लेम करता है कि फिंगर एरिया नंबर 2 तक चाइना का एरिया है। तो इस कारण जो ये रीजन रहता है इसमें हमेशा ही जो ट्रूप्स है इंडिया की और चाइना की, उनकी मूवमेंट देखी जाती है और उनके बीच क्लैशेस देखी जाती है। तो इसमें जो फिंगर एरिया 4 है वहाँ पर इंडिया ने अपना जो है रोड बना लिया है, पक्की सड़क बना ली है, जिससे चाइना जो है वहाँ पर आ जा सकता है। और इंडिया ने भी चाहा है कि फिंगर एरिया 2 के पास जो कंस्ट्रक्शन का काम किया जाए, रोड्स वगैरह बनाया जाए, पर चाइना इसमें हस्तक्षेप करते रहता है बार बार जो है, इसके कारण यहाँ पर डिस्प्यूट होते रहते हैं। तो ये सब होता क्यों है? क्या कोई एग्रीमेंट यहाँ बना नहीं इनके बीच? बना है, बिल्कुल एग्रीमेंट बना है। BDCA के द्वारा 2003 में एग्रीमेंट बनाया गया था और 2013 में इसको रिवाइज किया गया था। BDCA क्या है? BDCA है बॉर्डर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एग्रीमेंट, जिसके तहत एग्रीमेंट साइन हुआ था। इस एग्रीमेंट को चाइना मानने से इनकार करता है, क्योंकि जो हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और जो चाइना मानता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो अलग अलग है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर इंडिया फिंगर एरिया 8 तक की अगर अपनी LAC मानता है, तो चाइना फिंगर एरिया नंबर 2 तक की अपनी LAC मानता है। तो जो इस बीच का रीजन रहता है, यहाँ पर दोनों के बीच हमेशा चलते रहता है, तनाव चलते रहता है, टेंशन चलते रहती है। ठीक है, अगली बात करें हम गलवान वैली की, जो हमेशा से ही डिस्प्यूट का मुद्दा रहा है। काफ़ी समय से, लंबे समय से यहाँ डिस्प्यूट चलते आ रहे हैं। तो गलवान वैली है कहाँ? गलवान वैली
ये जो हम एरिया देख रहे हैं ये अक्साई चीन है, ठीक है। तो अक्साई चीन में जो ये एरिया कहलाता है ये गलवान वैली कहलाती है, ठीक है। इसमें हम देखें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कौन सी है, तो ये जो हल्के रेड कलर की दिख रही है ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो बनाई गई थी 1962 में। और ये दूसरी जो इसके लेफ्ट साइड दिख रही है रेड कलर डार्क, तो ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना मानता है। तो इतना रीजन जो है हमेशा गलवान वैली का डिस्प्यूटेड रहता है। और अक्साई चीन का भी लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो चाइना ने हथिया के रखा है, ऑक्यूपाइड करके रखा है इंडिया से, जब 1962 की वॉर हुई थी तब से ही, ठीक है। यहाँ पर भी कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, यहाँ पर सिर्फ वर्बल एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसको भी चाइना मानने से इनकार करता है, जिसको भी फॉलो नहीं करता है, क्योंकि जो उसकी क्षेत्र विस्तारवादी नीति है उसके अकॉर्डिंग वो नहीं मानता है, ठीक है। और चाइना का जो गूगल है बाइडू, वहाँ पर भी इस अक्साई चीन को जो चाइना के मैप में ही दिखाया जाता है, इंडिया के मैप से अलग दिखाया जाता है, ठीक है। ठीक है, हम देखेंगे फिर अब चाइना ये सब क्यों कर रहा है और अभी क्यों कर रहा है। सबसे पहले क्या है, टू अवॉइड इंटरनल प्लस ग्लोबल प्रेशर, क्योंकि क्या है यहाँ पर इंटरनल प्रेशर बहुत बढ़ रहा है। यहाँ की जो पब्लिक है चाहे वो इन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो या चाहे कोरोना की वजह से, काफ़ी गुस्से में है, काफ़ी आक्रोश में है, क्योंकि यहाँ की पब्लिक को एक तो फ्रीडम नहीं है, आज़ादी नहीं है कोई भी अपना काम फ्रीली करने के लिए। और जो कोविड-19 की वजह से जो डैमेज हुआ चाइना में वो भी चाइना की कहीं जो इन्फॉर्मेशन छिपाने की वजह से ही हुआ। तो इस वजह से जो है इंटरनल प्रेशर भी है और ग्लोबल प्रेशर भी बना हुआ है। दूसरा बात करें हम हांगकांग की, तो हांगकांग में जो है चाइना जल्दी ही NSA लाने वाली है। NSA से ये होगा कि जो हांगकांग का ऑटोनोमस स्टेटस है जो 1977 में प्रॉमिस किया था चाइना ने, जब हांगकांग एक ब्रिटिश टेरिटरी था और वहाँ से आज़ाद हुआ था, तो चाइना ने ये प्रॉमिस किया था कि हम आपको 50 साल के लिए ऑटोनोमस जो है स्टेटस देंगे। तो चाइना क्या कर रहा है, इसको 23 ईयर्स में ही इसको जो है ब्रेक कर रहा है और वहाँ पर NSA ला रहा है। और क्या हुआ था कि जैसे कि 2018 में जो चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया था शी जिनपिंग ने, और वो बन गए थे प्रेसिडेंट फॉर लाइफ, मतलब पूरी ज़िंदगी के लिए प्रेसिडेंट बन गए थे। उसके बाद से जो है चाइना लगातार अपनी पावर बढ़ा रहा है और तब से ही हांगकांग पर प्रेशर बढ़ रहा है। और जैसे कि प्रोटेस्ट आए दिन होते आए हैं हांगकांग में, अभी भी लगातार प्रोटेस्ट पे लोग हैं, काफ़ी मास प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पर, जो कुछ समय के लिए कोरोना की वजह से रुक गया था और अब फिर से स्टार्ट हो गया है। बेसिकली देखा जाए तो ये जो हांगकांग का मुद्दा है उसको लेकर इंडिया कहीं ना कहीं आगे आना चाहता है, इस कारण भी यहाँ पर जो इंडियन बॉर्डर पे है वो टेंशन बढ़ाई जा रही है जानबूझ के चाइना के द्वारा, ठीक है। अगला हम देखें तो जो 5 कंट्रीज़ है और जो क्वाड कंट्रीज़ है वो अब सुपर एक्टिव हो गए, तो इसके कारण भी जो है चाइना को जो है ग्लोबल कुछ एक्शन का डर है। इस कारण भी चाइना जो है दुनिया का ध्यान भटका कर दूसरे मुद्दों पर लगाना चाहता है ताकि जो है हांगकांग में आसानी से NSA पास हो जाए। तो ये 5 कंट्रीज़ और क्वाड कंट्रीज़ क्या होती है इसको देखेंगे हम। तो 5 कंट्रीज़ क्या है, बेसिकली जो 5 कंट्रीज़ है वो दुनिया का सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस नेटवर्क ग्रुप माना जाता है। इनकी इंटेलिजेंस पावर का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि जो इनके खुद के ग्रुप के जो देश हैं उनके अगर उनके प्रेसिडेंट को भी पता नहीं रहता है कि ये जो ग्रुप है वो क्या करने वाला है, तो इतना पावरफुल ग्रुप है। तो ये फॉर्म हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम, जब ये 5 कंट्री साथ आई थी और ये ग्रुप बनाया था, ठीक है। इनका भी मोटिव मेन क्या है, इनका भी मोटिव मेन है कि जो चाइना की सप्लाई चेन सिस्टम है उसको ब्रेक किया जाए। क्या है कि दुनिया में लगभग सभी देश जो चाइना पर डिपेंड है अपने सप्लाईज़ के लिए, जो अपना कच्चा माल मैन्युफैक्चरिंग की सप्लाई हो, हेल्थ केयर की सप्लाई हो या और भी सप्लाई हो, ठीक है। तो 5 कंट्री चाहती है कि जो दूसरे देश है वो चाइना पे कम डिपेंड हो। और यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जो 5 कंट्री में है उसमें इंडिया और जापान को भी जो है शामिल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये 5 कंट्री है। 5 कंट्री कौन कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, US, UK और न्यूजीलैंड, ठीक है। उसके बाद देखिए हम क्वाड कंट्रीज़ क्या है। क्वाड कंट्री में
देखें तो क्वाड कंट्री को जो है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके जो मेंबर्स है वो 4 मेंबर हैं, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। ठीक है, तो 2007 में इसको इनिशिएट किया था जापान के द्वारा। जापान ने इनिशिएट किया था और 4 देशों का एक ग्रुप बनाया था। मोटिव मेन था कि जो चाइना के डेब्ट पॉलिसी में फंसे हुए देश हैं उनकी मदद करना, उनको उस डेब्ट के ट्रैप से बाहर निकालना। ठीक है, तो ये बना था 2007 में, लेकिन 2007 में ही ऑस्ट्रेलिया ने इससे विड्रॉल कर लिया था, पीछे हट गया था। क्योंकि क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया और चाइना के जो व्यापारिक संबंध है बहुत ही ज़्यादा है। जो ऑस्ट्रेलिया का मेजर एक्सपोर्ट है वो चाइना से होता था। ठीक है, तो मेनली क्या होता था, कोयला, जो कोयला था उसका लगभग 95% चाइना इंपोर्ट कर लेता था। तो इस कारण चाइना ने ऑस्ट्रेलिया पे प्रेशर बना के रखा था और ऑस्ट्रेलिया ने जो है अपने पाँव पीछे खींच लिए थे। लेकिन 2017 में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने ही इनिशिएट किया है और बाकी मेंबर्स को इनवाइट किया है कि हम साथ में आएंगे और चाइना के खिलाफ इस डेब्ट पॉलिसी से लड़ने के लिए हम कुछ योजनाएं बनाएंगे। तो 2017 से फिर क्वाड कंट्रीज फिर से एक्टिव हो गई है और उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया है। 2007 से ही जो इन क्वाड कंट्री के बीच में एक एक्सरसाइज भी स्टार्ट हुई है जिसको मालाबार कहा जाता है, जिसमें इन चारों कंट्री के साथ साथ एक सिंगापुर भी पार्ट लेता है। ये जो एक्सरसाइज होती है वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है और ये इसका जो पहला एडिशन हुआ था वो हुआ था जापान में। ठीक है, डेब्ट ट्रैप क्या होता है, तो बेसिकली क्या होता है कि चाइना क्या है, अलग अलग कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करता है, लोन देता है कि आप हमसे लोन लीजिए और आपके किसी एरिया का डेवलपमेंट कीजिए। पर क्या होता है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो लोन ले तो लेते हैं पर उस लोन को चुकाने में जो है असमर्थ रहते हैं। जब वो लोन वो चुका नहीं पाते हैं तो चाइना क्या करता है, उस एरिया को कैप्चर कर लेता है और उसका यूज़ करता है फिर अलग अलग देश को टारगेट करने के लिए। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर एक मीडिया की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि दुनिया पर चीन का इतना कर्जा है जितना कि वर्ल्ड बैंक और IMF ने नहीं दिया है। ठीक है, तो ये चाइनीज़ डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी है। तो इसी डेब्ट ट्रैप से पॉलिसी से लड़ने के लिए क्वाड कंट्रीज सामने आई है। जो ग्लोबली बहुत फैलाया जा रहा है कि ये वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज़ है, वर्ल्ड वॉर 3 जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है, ऐसा कुछ। पर जहाँ तक देखा जाए तो वॉर होने की संभावना नहीं है। ये जो चाइना की पॉलिसी है जो डाइवर्ट करके अपने दूसरे काम निकालने की, तो ये अपनाता रहेगा। जैसा कि कुछ समय पहले गलवान वैली से इन्होंने 10,000 ट्रुप्स हटा दिए थे, फिर वापस अटैक किया। बट अब वो समय आ गया है कि चाइना को हल्के में ना ले, क्योंकि जितना समय बीतता जाएगा चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, वो ऐसी हरकतें करता रहेगा लगातार। तो अब इंडिया को भी ज़रूरत है और वर्ल्ड को भी ज़रूरत है कि ग्लोबल लेवल पे चाइना के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए।